तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं रिएक्ट का, और वो है JSX। ठीक है, तो हम देखेंगे इस लेक्चर में व्हाट इज़ JSX, व्हाई वी यूज़ JSX इन रिएक्ट ऐप, मतलब JSX क्या होता है और हम क्यों JSX को अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो JSX को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम समझाता हूँ। भाई देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो या तो हम फंक्शन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, देखो इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पे देखो इस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा है, शो। और देखो इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो डबल कोट्स में मैंने एक HTML का टैग जो कि H1 है और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हे व्हाट्सअप। मतलब देखो इस तरह से आपने अक्सर फंक्शंस बनाए होंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, जिसके अंदर आप इस तरह से काम करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर, और डबल कोट्स के अंदर मतलब जो आप अपनी HTML लिखते हो वो स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो। ठीक है, आपने ये फंक्शन भी देखा होगा। मैं एक और फंक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया, इसका मैंने नाम रखा है शो1। और इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, एक A है और एक B है। A के अंदर मैंने 10 स्टोर किया है, B के अंदर मैंने 20 स्टोर किया है, और मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया C, और उसके अंदर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को A और B को प्लस कर रहा हूँ, C के अंदर भेज रहा हूँ। और देखो यही C का वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ। तो C के अंदर A और B का रिजल्ट सम भेजने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, C को मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि इस फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ हुआ, बल्कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके और एक स्ट्रिंग के अंदर अपनी HTML रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज हो रही है, और रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, A और B का जो सम था वो C के वेरिएबल में रखकर उसको हमें रिटर्न करवा रही है। तो मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने ये पहला वाला फंक्शन भी बनाया होगा और ये दूसरा फंक्शन ये वाला भी आपने बनाया होगा या देखा होगा। लेकिन अब जो मैं आपको एक फंक्शन दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो फंक्शन आपके पास एक JSX रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुई हुई है और रिटर्न के बाद एक डिव रिटर्न हो रहा है, और इस डिव के अंदर देखो दो H1 के टैग्स हैं, मतलब दो HTML हैं जो कि यहाँ पे हे व्हाट्सअप इसके अंदर लिखा हुआ है। तो भाई देखो अब समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ये पहला फंक्शन भी देखा होगा जावास्क्रिप्ट में, आपने ये दूसरा फंक्शन भी देखा होगा, लेकिन आपने ये तीसरा फंक्शन नहीं देखा होगा, क्योंकि यही है हमारे पास JSX। मतलब आप इस फंक्शन के अंदर एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे HTML रिटर्न हो रही है, लेकिन HTML किसी स्ट्रिंग के अंदर या डबल कोट्स के अंदर नहीं रखी हुई, मतलब HTML को डायरेक्ट रिटर्न के बाद ऐसे ही लिख दिया गया है। और यकीन करो ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर 100% काम करता है। तो देखो सपोज करो कि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, मतलब .js जिसकी एक्सटेंशन लगती है, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखो ये हमें HTML रिटर्न कर रहा है। मतलब आपको पता है कि भाई जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो तो उसके अंदर जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो आप डायरेक्ट इस तरह से HTML नहीं लिख सकते, लेकिन JSX के अंदर ये पॉसिबल है कि आप JSX के अंदर डायरेक्ट इस तरह से कोई भी HTML का कंटेनर या कोई भी HTML का एलिमेंट आप रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, तो यही होता है आपके पास कॉन्सेप्ट। मतलब देखो अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि जो रिटर्न के बाद ये जो मैंने div लिखा है, H1 के दो टैग्स लिए हैं, यही बेसिकली है आपके पास JSX। लेकिन आप तो सोच रहे होगे कि सर ये तो HTML है, इसको हम JSX क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई देखो इसको मैं JSX इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन के अंदर इस तरह से रिटर्न हो रही है, लेकिन हम प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से नहीं लिख सकते। ये काम हम रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम JSX का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और JSX की खास बात पता है क्या है, कि ये जो मैंने HTML रिटर्न करवाई है ना यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर, तो इस HTML के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकता हूँ, वेरिएबल्स भी यूज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूँ इसी HTML के साथ। तो ये किस तरह से होगा ये अभी मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। तो अभी तक के लिए आपने सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो थर्ड वाला आपको कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, जो फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, JSX रिटर्न कर रहा है।
और JSX आपके पास HTML ही होती है, लेकिन उस HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं अपनी इस JSX के अंदर, HTML के अंदर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज JSX। अब JSX से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, मतलब JS का मतलब जावास्क्रिप्ट और X का मतलब है XML। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। फिर आगे आ जाओ। अब देखो JSX इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। भाई देखो JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट का समझ लो एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंड वर्जन है। क्योंकि JSX के अंदर मैंने क्या बताया, हम HTML भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। यह भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मतलब देखो JSX को ना हम दो मतलब से समझते हैं। इसको जावास्क्रिप्ट XML भी कहा जाता है, इसको जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो मतलब ये जो X है ना, ये दो चीजों को रेफर कर रहा है, XML को भी रेफर कर रहा है और ये आपके पास एक्सटेंशन को भी रेफर कर रहा है। एक्सटेंशन मतलब जब भी हम किसी चीज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उसी को कहा जाता है एक्सटेंशन। फिर देखो थर्ड पॉइंट, JSX अलाउज अस टू राइट HTML इन React। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, इस JSX के अंदर मैं क्या कर रहा था, ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है, HTML रिटर्न कर रहा है और इसी HTML को मैं JSX कह रहा हूं। तो यहाँ पे भी देखो यही पॉइंट कह रहा है कि JSX अलाउज अस टू राइट HTML इन React। मतलब JSX को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं अपनी React एप्लीकेशंस के अंदर। मतलब समझ लो JSX एक ऐसा सिंटैक्स है जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस और HTML का एक कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हो। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, JSX मेक्स इट इजियर टू राइट एंड ऐड HTML इन React। मतलब JSX आसान बना देता है किसको, HTML को लिखना और ऐड करना हमारी React ऐप के अंदर आसान बना देता है। कौन, हमारे पास JSX। ठीक है, तो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको JSX का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भाई देखो अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 5 नहीं देखा तो पार्ट नंबर 5 देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था जिसके अंदर मैंने हमारी जो React ऐप होती है उसका वर्क फ्लो, मतलब उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसकी कनेक्टिविटी आपस में किस तरह से हो रही है, डेटा ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, तो उसी React ऐप को जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ की थी उसी को मैं यहाँ पे आगे लेके चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक React ऐप बनाई थी और लास्ट लेक्चर में उसके अंदर जितनी भी हमारे पास फाइल्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ठीक है, SRC का फोल्डर होता है, पब्लिक का फोल्डर होता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट क्लास में मैंने एक अपना कंपोनेंट बनाया था यूजर। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने इतना सा कोड लिखा था हेलो आदिल का, और उसी यूजर कंपोनेंट को यहाँ पे देखो index.js के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल करवाया था। लेकिन जब आप React ऐप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे ऐप लिखा हुआ होता है, मतलब ऐप कंपोनेंट कौन सा, ये जो फाइल है app.js, जिसके अंदर आपको पता है ये लोगो होता है, कुछ टेक्स्ट होता है और यहाँ पे हाइपरलिंक होता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इस फाइल को रन करके दिखाऊं अपने सर्वर पे, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm start लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये हमारी React ऐप इस वक्त रन हो रही है। और जब मैंने React ऐप बनाई थी तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लिखा था लर्न React विद लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, तो अब देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं JSX की। ठीक है, तो देखो मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी app.js में। तो भाई देखो एक बात याद रखना, ये जो app.js है ये कौन सी फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और मैंने बताया था चूंकि ये ES6 को फॉलो करती है तो इसका मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी इस फाइल के अंदर यूज हो रही हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो एक फंक्शन बना हुआ है ऐप नाम का एक फंक्शन बना हुआ है और देखो ये रिटर्न करवा रहा है। ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ये देखो ये पूरी की पूरी HTML मतलब JSX। सही है, मतलब देखो भाई अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, देखो ये जो डिव है ना यहाँ पे इसके अंदर ये जो हेडर बना हुआ है ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा का पूरा हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और सिंपल सी आपको एक मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल H1 लिख के मैं एंटर करता हूँ। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की, देखो जब मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे H1 लिखा तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये जो एमेट प्लगइन होता है ना इसके अंदर VS कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट, वो देखो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस शो करवा रहा है, हिंट शो करवा रहा है। मतलब देखो मैं H1 लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो इसने हमें टैग ओपन भी करके दे दिया, क्लोज भी करके दे दिया। लेकिन ये फीचर आपके VS कोड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि मैंने अपने VS कोड के अंदर एक सेटिंग की हुई है जिसकी वजह से मैं इस तरह का काम कर सकता हूं। देखो जिस तरह मैंने एक div बनाया और div के अंदर मैं कहता हूं कि भाई एक क्लास लग जाए, फॉर एग्जांपल न्यू। ऐसी कोई क्लास है तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं जस्ट। div और डॉट क्लास को रेफर करता है और न्यू का मतलब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखो एक div बना और यहाँ पे देखो क्लास नेम का एट्रीब्यूट। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, HTML के अंदर जब हम क्लास सेलेक्टर अप्लाई करते थे तो हम वहां पे सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट यूज करते थे, लेकिन यहां पे आप देखो क्लास नेम लिखा हुआ है। क्लास नेम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई देखो इसी को मैं JSX कह रहा हूं ना। इसका मतलब जब इसको कंपाइल किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा तो जावास्क्रिप्ट में रेंडर किया जाएगा। लेकिन आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर चूंकि ऊप का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो ये जो क्लास है ना वो वहां पे एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, इसलिए यहां पे वो क्लास का कीवर्ड यूज नहीं होता, बल्कि अगर आपको क्लास सेलेक्टर लिखना है तो आपको इस तरह से क्लास नेम देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था कि भाई अगर आपको ये इस तरह की इंटेलिजेंस चाहिए, ठीक है, ये देखो एमेट एब्रीवेशन यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चीज आपके VS कोड में नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे आ जाओ, बॉटम लेफ्ट साइड पे देखो आपको ये नजर आ रहा है एक आइकन, इसमें लिखा हुआ है मैनेज। आप इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स आपको नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो सर्च सेटिंग्स का एक सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पे आप लिखो एमेट। ठीक है, जैसे ही आप एमेट लिखोगे देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा एमेट इंक्लूडेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने एक आइटम ऐड किया हुआ है, आइटम में मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वैल्यू के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ऐड आइटम पे क्लिक करना है, की में जावास्क्रिप्ट लिखना है और वैल्यू में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखना है। देखो मैंने पहले से इसमें ऐड किया हुआ है, तो जैसे ही आप ऐड करके ओके करोगे तो क्या होगा कि ये जो एमेट एब्रीवेशन थी ना, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये आपको भी शो होगी। मतलब div.new लिख के एंटर करो, ये पूरा आपको यहाँ पे ओपन करके दे देगा। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अब एक H1 लिखता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आदिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हो क्या रहा है गौर से समझना। देखो ये एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं इसको मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ इतना समझो कि भाई ये जो कंपोनेंट है app.js, इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है और वो फंक्शन हमें ये HTML रिटर्न कर रहा है। और भाई देखो ये जो div है इसके ऊपर एक क्लास लगी हुई है और उस क्लास का क्या नाम है ऐप। अब ये क्लास कहां से आ रही है भाई, अगर आप ऊपर आओ यहाँ पे देखो एक CSS से इंपोर्ट हुई हुई है, आपको नजर आ रहा है एक CSS फाइल इंपोर्ट हुई हुई है। ये कहां पर है, यहाँ पे देखो app.js src के अंदर app.js के ठीक ऊपर आपको देखो app.css नजर आ रही है। देखो आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये रही वो क्लास, और देखो इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लाइन सेंटर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसका मतलब ये जो मैंने div के अंदर जो भी लिखा है, मैंने मोहम्मद आदिल लिखा है ना, तो ये मुझे सेंटर में अपीयर होगा। सही है, तो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो वो जो रिएक्ट ऐप का डेटा आ रहा था वो सारा चला गया और इसके अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद आदिल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यही है आपके पास बेसिकली आपकी JSX। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और H1 का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स। सही है भाई, देखो ये आपके पास JSX है और मैंने क्या बताया, ये आपको HTML की तरह ही नजर आ रही है। लेकिन देखो याद रखना कि जब भी इस फाइल को कंपाइल किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा, तो उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रेंडर किया जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी आसानी के लिए JSX ने ये तरीकेकार रखा है कि हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट HTML रिटर्न करवा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रिटर्न करवाता और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को क्रिएट करता, तो वो हमारे लिए टिपिकल हो जाता, मुश्किल हो जाता। इसलिए रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इस तरह से इसको आसान बना दिया है। तो भाई देखो मैं आपको अब यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में किस तरह से कन्वर्ट होता है, किस तरह से कंपाइल होता है। तो देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस कोड को कॉपी करना, इस फंक्शन को, और अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने गूगल में और गूगल में देखो आपने यहाँ पे लिखना है बेबल जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन। ठीक है, क्या लिखना है, बेबल जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन। और बेबल जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जावास्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है जिसको रिएक्ट यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहला पहला लिंक नजर आ रहा होगा, द कंपाइलर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है राइट कोड हेयर। वो जो मैंने कोड कॉपी किया था, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
देखो मैं इसको पेस्ट किया और यहां देखो राइट साइड में ये इस हमारे JSX के कोड को, HTML के कोड को इस तरह से जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब देख रहे हो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है div, और फिर देखो ये div के अंदर एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है h1, और उसके अंदर देखो इसने क्या लिखा है मोहम्मद आदिल, और यहाँ पे देखो एक और ये एलिमेंट क्रिएट कर रहा है h1 जिसके अंदर इसने चैनल का नाम लिखा है लर्निंग नेवर एंड्स। मतलब देखो मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यही जो मैंने फंक्शन बनाया ना इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये देखो इसके अंदर ये जो कमेंट्स है ना ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये प्योर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है आपके पास, ठीक है। ये कमेंट्स यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ पे इसको एंटर करके नीचे ले आता हूँ। अब देखो अब आप कॉन्सेप्ट समझो भाई। देखो मैंने इस तरह से लिखा था JSX, ठीक है, जिसको देखो समझना बहुत ज़्यादा आसान है और लिखना भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि सिंपल HTML है। JSX क्या है, सिंपल HTML है, क्योंकि आपको पता है HTML तो भाई हम सबको बहुत ज़्यादा आसान लगती है। लेकिन अगर यही वाला काम मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके करता तो ये देखो, तो मुझे यहाँ पे रिएक्ट का ये मेथड यूज़ करना पड़ता, क्रिएट एलिमेंट, फिर बताना पड़ता कि भाई मैं कौन सा एलिमेंट बना रहा हूँ। सेकंड आर्ग्यूमेंट में देखो क्लास कौन सी रखूंगा, और उसके चाइल्ड के अंदर देख रहे हो, उसके चाइल्ड के अंदर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई एक और एलिमेंट बना रहा हूँ h1, उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगे हुए, उसके अंदर डेटा क्या है मोहम्मद आदिल। फिर देखो उसी तरह रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मतलब आप देखो कि अगर मुझे सिर्फ इतना सा कोड लिखना है HTML का, ठीक है, तो मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। और देखो रिएक्ट का ये जो क्रिएट एलिमेंट का मेथड है वो कितनी दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि भाई ये वाली अप्रोच ज़्यादा आसान है या फिर ये वाली अप्रोच ज़्यादा आसान है। तो आपका जवाब यही होगा कि ये वाली अप्रोच ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन के अंदर आप डायरेक्ट HTML लिख रहे हो और इसी को मैं JSX कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं JSX नहीं लिखता, मैं इस तरह से भी काम कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मतलब जब आप ज़्यादा HTML के साथ काम करोगे और इस तरह से लिखोगे तो आपका सर घूम जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे JSX लिखते हैं। और जब JSX को कंपाइल किया जाता है तो कंपाइल करने के बाद वो जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, सही है। और यही कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। बेबल जावास्क्रिप्ट था जो ऑनलाइन यहाँ पे टूल है हमारे पास, इसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो, सही है। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने मोहम्मद आदिल लिखा हुआ है और लर्निंग नेवर एंड्स लिखा हुआ है, तो देखो उसी का डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना JSX आपके पास मजीद कंपाइल होती है, कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के कोड के अंदर। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्किंग विद JSX इन रिएक्ट। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element and और append child methods। मतलब देखो JSX को यूज करके ना आप एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन भाई अगर हमारे पास JSX ना होता तब वो जो DOM के मेथड्स हैं, क्रिएट एलिमेंट, append child, जो कि मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया, कहाँ पे यूज करके दिखाया क्रिएट एलिमेंट, ये देखो जब मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल किया था इस कोड को, तो यहाँ पे देखो ये क्रिएट एलिमेंट नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हमें अपेंड करना है डेटा तो वहाँ पे एक और मेथड यूज होता है डॉम का, अपेंड चाइल्ड। मतलब JSX हमें HTML लिखने की इजाजत देता है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसीलिए हमें रिएक्ट के अंदर काम करना आसान लगता है। क्योंकि अगर मैं क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड के मेथड यूज करूंगा तो एक तो कोड भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्ट के डेवलपर्स ने इसको आसान कर दिया है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, JSX कन्वर्ट्स HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट्स। देख रहे हो वही बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे देखो कि ये जो भी आपने JSX लिखी है, जो भी आपने HTML लिखा है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उससे रिएक्ट एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले div, h1, ये सारे क्या है, रिएक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज JSX बट JSX मेक्स इट ईजियर टू राइट रिएक्ट एप्लीकेशंस। भाई देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है लाजमी नहीं है कि आपने JSX यूज करना है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, लाजमी नहीं है कि आपको JSX लाजमी यूज करना है, JSX ऑप्शनल है। लेकिन आपको पता है JSX को यूज करके हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी रिएक्ट एप्लीकेशंस को लिखने में। क्योंकि भाई देखो
अगर मैं ये JSX नहीं लिखता, देखो ये वाली JSX मैं नहीं लिखता, तो इसका मतलब मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो भाई ये तो ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा टिपिकल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, JSX लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो रिएक्ट एप्लीकेशंस लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, JSX इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन ES6 एंड इट इज ट्रांसलेटेड इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट एंड रन टाइम। देखो वही बात हो रही है कि JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंशन है, जो कि ES6 पे बेस करता है और वो ट्रांसलेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है आपकी रेगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारी JSX रेगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो JSX है ना, इसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। किस तरह से, पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये जो H1 है ना, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, मोहम्मद आदिल, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन से पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और नेम के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल। क्या लिख दिया, एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया आदिल। बल्कि चलो आज मैं आपको अपना पूरा नाम बताता हूँ। मेरा पूरा नाम बहुत से कम लोगों को पता है, मोहम्मद आदिल महमूद अंसारी। अंसारी मेरा सरनेम है। ठीक है, तो देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ये मैंने कहाँ पास कर दिया, अपने नेम के वेरिएबल में। और अब इस नेम के वेरिएबल को मैं अपने H1 में यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस का यूज करूंगा, मतलब JSX एक्सप्रेशंस का यूज करूंगा। किस तरह से, देखो H1 के अंदर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करने और इसके अंदर डायरेक्ट आप ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल पास कर दो। तो ये है आपके पास JSX एक्सप्रेशन। देखो इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं रिएक्ट ऐप में। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद आदिल महमूद अंसारी और नीचे चैनल का नाम। चैनल का नाम मैंने खुद से लिखा था, ये कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल से आ रहा है, देख रहे हो। और फिर एक और चीज, मैं यहाँ पे एक और H1 बनाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5+5। तो भाई देखो ये 5+5 तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया ना। ठीक है, तो ये अभी क्या करेगा, ब्राउजर पे ऐसे ही हमें दिखा देगा 5+5। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। तो ये देखो इसने डायरेक्ट यहीं पे ऐसे ही दिखा दिया 5+5। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इस 5+5 को कंप्यूट करना था, कैलकुलेट करना था, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को आपने कहां पे रखना है, एक्सप्रेशन को आपने रखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव करना लाजमी है। जैसे ही सेव करोगे ब्राउजर पे आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये देखो रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 10। सही है, समझ में आ रहा है। ये है आपके पास जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। और देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वेरिएबल यूज करो या फिर इस तरह से एक्सप्रेशन यूज कर लो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके लिए कांस्टेंट का एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कार ओबीजे। ठीक है, कार ओबीजे मैं इसका नाम रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहता हूँ कार का नेम। कार का नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल XLI, कोरोला XLI यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर, ठीक है, कलर मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट, इसका कलर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रॉपर्टी मेक, मतलब ये कब बनी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल 2008। ठीक है, क्या लिख दिया, 2008। तो देखो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, नेम, कलर और मेक। सही है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे देखो ये नेम से पहले मैं यहाँ पे एक और H1 का टैग यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो दोबारा मुझे ये ओपन करना है एक्सप्रेशन। ठीक है, JSX एक्सप्रेशन, और इसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, कार ओबीजे। ठीक है, और डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो नेम की प्रॉपर्टी है ये मैं यूज कर लेता हूँ। तो मतलब नेम की प्रॉपर्टी में क्या है, कोरोला XLI। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे ये कोरोला XLI प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है, कोरोला XLI। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, और अगर मैं इसका कलर यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, कलर। ठीक है, सही, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो कलर क्या दिखा रहा है आपके पास, व्हाइट। सही है, तो मतलब देखो ये है JSX, याद रखना है। और JSX को लिखोगे किस तरह से, ये आपके सामने है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब इसके पॉइंट्स देखो क्या कह रहा है, विद JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशंस इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। देखो वही बात कर रहा है कि जब भी आपको एक्सप्रेशंस लिखनी है आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करना है। मतलब एक्सप्रेशंस के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लाजमी ऐड करने हैं। फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन कैन बी अ रिएक्ट वेरिएबल और प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट और एनी अदर वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। मतलब
जो JSX एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, या कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन वो आप JSX के अंदर लिख सकते हो। JSX विल एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो JSX क्या करेगा, आपकी जो एक्सप्रेशन है जो आपने कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन टॉप लेवल एलिमेंट। टॉप लेवल एलिमेंट का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। यहां पे देखो, ये जो जितना भी कोड है ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको कॉपी करके मैं एक नोटपैड की अलग फाइल में सेव कर देता हूं। और देखो, ये कोड मैं अलग फाइल में सेव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको पता है ये सारा कोड मैं आपको कैसे प्रोवाइड करता हूं, हमारे इस चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, ये जितना भी सोर्स कोड है और जो भी नोट्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप सोर्स कोड और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरे जितने भी ब्लॉग्स है ना, हर ब्लॉग्स के अंदर जब आप जाओगे तो नीचे एंड में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, तो उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, नोट्स और सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो सारा कोड है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी थी इनको मैं फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। सही है, तो भाई यहाँ पे देखो, ये मैं अब क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, वन टॉप लेवल एलिमेंट। भाई देखो, एक चीज नोटिस करो, ये जो फंक्शन है ना, ये एक डिव रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ एक डिव रिटर्न कर रहा है। मतलब इस डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स भले आप कितने भी बना लो, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखना कि जो आपका फंक्शन है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, और वो कौन सा एलिमेंट है, डिव। मतलब देखो, अगर मैं डिव से पहले, मतलब देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस डिव से पहले मैं एक h2 रिटर्न करवाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, तो यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है, क्योंकि भाई अब मैं दो एलिमेंट्स रिटर्न करवा रहा हूँ, एक तो h2 रिटर्न करवा रहा हूँ और एक डिव रिटर्न करवा रहा हूँ। ये काम मैं JSX के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये h2 हटा दूं ना तो देखना ये एरर चला जाएगा। देख रहे हो, एरर चला गया। मतलब आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई HTML रिटर्न करवानी है तो उसे किसी सिंगल कंटेनर के अंदर, सिंगल HTML एलिमेंट के अंदर रिटर्न करवाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी इस तरह से काम करना चाह रहे हो कि भाई आप चाह रहे हो कि ये div भी रिटर्न करवाना है और ये h2 भी रिटर्न करवाना है, तो आप क्या करो, आप इस पूरे कोड को JSX फ्रेगमेंट्स के अंदर रख दो। फ्रेगमेंट क्या होते हैं भाई, देखो जहां से h2 स्टार्ट हो रहा है ना, यहां पे आप ये फ्रेगमेंट इस तरह से स्टार्ट करो। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जहां पे एंड हो रहा है उसके बाद आप उसको इस तरह से एंड कर दो। तो देखो एरर चला गया। मतलब समझ लो ये फ्रेगमेंट क्या है, ये फ्रेगमेंट एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर आपने ये दो एलिमेंट्स रिटर्न करवा रहे हो। इसको हम कहते हैं JSX फ्रेगमेंट्स। इससे क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो तब आप यहाँ पे इस तरह से इसको रिटर्न कर सकते हो। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, देखो सेव करता हूं और ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लर्निंग नेवर एंड सेंटर में शो हो रहा है, लेकिन अली लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो लर्निंग नेवर एंड्स उस डिव के अंदर है जिसके ऊपर क्लास कौन सी लगी हुई है, ऐप। और आपको पता है ऐप क्या कर रही है, हमारे कंटेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये फ्रेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है JSX के अंदर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे यही बता रहा है, क्या कह रहा है, द HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। मतलब एक टॉप एलिमेंट होना चाहिए, एक पेरेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप सारा अपना HTML का कोड लिखोगे। अब वो एलिमेंट या तो आपके पास div भी हो सकता है पेरेंट एलिमेंट, या वो आपके पास ये फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं। समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, सो इफ यू लाइक टू राइट 2 पैराग्राफ यू मस्ट पुट देम इनसाइड अ पेरेंट एलिमेंट लाइक अ div एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं ना, तो आपको उन्हें किसी डिव के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2 पैराग्राफ बगैर डिव के रख दोगे, बगैर कंटेनर के रख दोगे, तो एरर आएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, JSX विल थ्रो एन एरर इफ द HTML इज नॉट करेक्ट और इफ द HTML मिसेज अ पेरेंट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो JSX है ये आपको एरर प्रोड्यूस करेगा, कब, जब आपका पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, मिसिंग होगा। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, Alternatively, you can use a fragment to wrap multiple lines. This will prevent unnecessarily adding extra nodes to the DOM. मतलब देखो वही पॉइंट मैंने बताया कि भाई अगर आप एक कंटेनर यूज नहीं कर रहे, एक टॉप लेवल एलिमेंट यूज नहीं कर रहे, तो आप उसकी जगह JSX फ्रैगमेंट यूज कर सकते हो। फ्रैगमेंट किसे कह रहा था मैं, इसी को,
ये ओपन फ्रैगमेंट है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, और ये क्लोजिंग है, मतलब समझ लो ये एम्प्टी टैग्स हैं जिनका कोई नाम नहीं है। सही है, तो ये इसका पॉइंट आपने याद रखना है। मतलब इसके अंदर फ्रैगमेंट के अंदर आप मल्टीपल लाइंस मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, रैप अप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट में, अ फ्रैगमेंट लुक्स लाइक एन एम्प्टी एचटीएमएल टैग। मतलब फ्रैगमेंट किस तरह से दिखता है, एक एम्प्टी एचटीएमएल टैग। मतलब देखो एम्प्टी एचटीएमएल टैग इसी तरह से दिखेगा ना, मतलब अगर h1 का टैग है, h1 में से मैं h1 हटा दूं तो वो इस तरह से आपको नजर आएगा, तो ये कहलाता है आपके पास फ्रैगमेंट। फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। मतलब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आप अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा रहे हो वो लाजमी क्लोज होने चाहिए। क्लोज का मतलब भाई यहाँ पे देखो, देखो ये वाला भी जितना भी कोड है ना, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं और नोट पैड के अंदर मैं ये सारा कोड पेस्ट करता जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, और तब तक कंट्रोल जेड करता हूँ जब तक हमारा पुराना डेटा कौन सा, वो जो जिसके अंदर HTML का रिएक्ट का लोगो शो हो रहा था। ठीक है, ये देखो, देखो ये आ गया, यहाँ पे देखो इमेज आ गई, और यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट शो हो रहा था और यहाँ पे हाइपरलिंक बना हुआ था। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये वही डेटा है जो बाय डिफॉल्ट डेटा हमें नजर आ रहा होता है। तो इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर यहाँ पे एक IMG का टैग है। ये देखो IMG का टैग आपको नजर आ रहा है, ये IMG का टैग है। और एक चीज नोटिस करो, ये यहाँ पे बंद हो रहा है क्योंकि ये सिंगल टैग है ना, और सिंगल टैग को आपको पता है इस तरह से बंद करते हैं, एंड में क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। लेकिन भाई देखो अगर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ से हटा दूं, देखना मैं ये फॉरवर्ड स्लैश हटाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ये देखो ये एरर दिखा रहा है, और एरर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्लोजिंग टैग फॉर IMG। मतलब आपने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। अब आपको एक मजे की बात बताऊं भाई, अभी तक हम पीछे जितनी भी डेवलपमेंट करके आए हैं तो वहां पे तो हमें ये ऑप्शनल होता था ना, ये फॉरवर्ड स्लैश ऑप्शनल होता था, तो भाई हमारी तो आदत ही खत्म हो गई इसको लगाने की। लेकिन अब मजे की बात, रिएक्ट के अंदर आपको दोबारा से ये आदत अपनानी पड़ेगी। मतलब आपको दोबारा से ये जो स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं ना, जो पेयर में नहीं होते, उसके एंड में आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लाजमी लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। देखो मैं इसको हटाता हूँ, सेव करता हूँ, और नीचे टर्मिनल में देखना, टर्मिनल में ही दिखा रहा है। मतलब आपको ब्राउजर पे एरर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम में उसने एरर बता दिया कि भाई आपका जो IMG है वो क्लोज नहीं है। तो जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश सेव करता हूँ, तो आपका ये एरर चला जाएगा और रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो एलिमेंट मस्ट बी क्लोज्ड, क्या कह रहा है, JSX फॉलोज XML रूल्स। मतलब JSX XML के रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट XML है। तो XML के अंदर भी यही सीन है कि अगर सिंगल टैग आप यूज कर रहे हो तो वहां पे उसको क्लोज करना लाजमी है। तो यही कह रहा है, एंड देयरफॉर HTML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। किस तरह से, यहाँ पे देखो, क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स विद फॉरवर्ड स्लैश और ये एंगल ब्रैकेट। सही है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, JSX विल थ्रो एन एरर इफ द HTML इज नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। वही पॉइंट बता रहा है कि अगर आपने अपने टैग्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं किया फॉरवर्ड स्लैश और इसके साथ, तो आपके पास JSX एक एरर थ्रो करेगा। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो एट्रीब्यूट है क्लास, वो हम उसको क्लास यूज नहीं करेंगे अपनी JSX के अंदर, उसको क्लास नेम के तौर पे यूज करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि क्लास हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व वर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, JSX का सारा कोड कन्वर्ट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्लास एक रिजर्व वर्ड है ना, एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास नेम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और क्लास नेम का एट्रीब्यूट किस तरह से यूज करते हैं, कैमल केसिंग में। कैमल केसिंग में क्या होता है कि आपके वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होता है और दूसरा जो होता है वो आपके पास कैपिटल होता है। ये कहलाती है कैमल केसिंग। जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो ये क्लास नेम है ना, ये क्लास नेम, और इसके अंदर देखो ऐप लोगों की एक क्लास है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते सिर्फ क्लास, आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा क्लास नेम। अच्छा एक और चीज नोटिस किया आपने, ये जो IMG का टैग है इसके अंदर जो सोर्स है, मतलब जो इमेज का सोर्स है, वो JSX एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो इमेज है, कौन सी इमेज, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको नजर आ रही है। तो ये इमेज रखी कहाँ पे हुई है भाई, देखो ऊपर आओ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा इंपोर्ट लोगो। मतलब एक चीज, एक फाइल इंपोर्ट की जा रही है, उसका नाम रखा हुआ है लोगो, और ये कहाँ पे रखी हुई है, इसका नाम क्या है, logo.svg। मतलब ये एक SVG इमेज है जिसको इंपोर्ट करके नाम दे दिया गया लोगो, और इसी को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। और ये इमेज कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो जो हमारी src की डायरेक्टरी है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है logo.svg, तो इसी को यहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा रहा है और इस वेरिएबल को यहाँ पे देखो src के अंदर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो अगर यहाँ पे आओ logo.svg, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन फाइल एक्सप्लोर पे चलते हैं। देखो ये इमेज है, मैं इस इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम में हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रही है, ये है आपके पास logo.svg जो कि यहाँ शो हो रही है, ये देखो यहाँ शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो मैं आपको बता रहा था ये क्लास नेम, मतलब JSX के अंदर जहां जहां आपको क्लास सेलेक्टर यूज करना है ना, उसकी जगह आपको क्लास नेम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है। फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे यही बता रहा है द क्लास एट्रीब्यूट इज अ मच यूज्ड एट्रीब्यूट इन HTML, मतलब क्लास एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा यूज होता है HTML के अंदर। बट सिंस JSX इज रेंडर्ड एज जावास्क्रिप्ट एंड द क्लास कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड इन जावास्क्रिप्ट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट इन JSX। मतलब इस पॉइंट में यही कह रहा है कि क्लास एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन JSX आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होती है, कन्वर्ट होती है, इसलिए हम JSX के अंदर क्लास का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां पे हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। सही है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, यूज एट्रीब्यूट क्लास नेम इंस्टेड, आप क्लास की जगह क्या यूज करोगे? क्लास नेम का एट्रीब्यूट। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, JSX सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्लास नेम इंस्टेड व्हेन JSX इज रेंडर्ड इट ट्रांसलेट्स क्लास नेम एट्रीब्यूट्स इनटू क्लास एट्रीब्यूट। मतलब देखो जब JSX को कंपाइल किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो क्लास नेम को क्लास एट्रीब्यूट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। अब देखो एक और एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है, हमारे पास HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर, जो कि हम कहाँ पे यूज करते हैं? आपको याद होगा HTML फॉर्म हमने पढ़े थे, उसके अंदर एक टैग होता है लेबल का, लेबल के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर, जो कि किसी टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप फॉर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फॉर के नाम से एक लूप मौजूद है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। तो उसकी जगह आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा HTML फॉर, और देखो इसका F कैपिटल है। किस तरह से, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस डिव के अंदर अगर मैं एक लेबल बनाता हूँ, ठीक है, एक लेबल बनाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे खुद ब खुद क्या आ गया? HTML फॉर। सही है, तो इस तरह से आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाओ। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडीशंस इफ स्टेटमेंट। मतलब भाई यहाँ पे देखो हम इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, रिएक्ट सपोर्ट इफ स्टेटमेंट बट नॉट इनसाइड JSX। इफ स्टेटमेंट किसे कह रहे हैं भाई? आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, तो रिएक्ट के अंदर वो भी सपोर्टेड है, लेकिन JSX के अंदर नहीं, JSX से पहले। किस तरह से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है ना, मैं इससे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ A, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 10। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैसेज, मतलब MSG शॉर्ट में, और इसके अंदर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैं एक इफ बनाता हूँ, ये देखो एक इफ बना रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई A अगर बड़ा है 5 से, मतलब A वेरिएबल कौन सा है? जिसके अंदर 10 है। मैं कह रहा हूँ अगर ये ग्रेटर है 5 से, तो क्या करो, ये जो मैसेज वेरिएबल है ना, इसके अंदर आप क्या डाल दो? हेलो। सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, तो एल्स के पार्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई ये मैसेज के अंदर आप क्या लिख दो? फॉर एग्जाम्पल बाय। सही है, और ये जो मैसेज वाला वेरिएबल है ना, ये मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ। देखो जो डिव है ना, जिसके ऊपर क्लास लगी हुई है ऐप, यहाँ पे मैं एक H1 का टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ये MSG वाला वेरिएबल। ठीक है, तो देखो अभी ये कंडीशन ट्रू है ना, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हेलो। तो मैं ब्राउजर पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो टॉप पे क्या नजर आ रहा है आपको? हेलो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ A इज ग्रेटर देन 50, मतलब अब 10 50 के ग्रेटर नहीं होता, तो अब हमें क्या प्रिंट होगा? बाय। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, ये देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है? बाय। ठीक है, तो मतलब आप इफ कंडीशन भी लिख सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आप किसी वेरिएबल के अंदर गेट करके हमारे JSX के अंदर प्रिंट करवा सकते हो। और एक और मजे की बात आपको यहाँ पे बताऊं, देखो पहले तो यही बता रहा है, टू बी एबल टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन JSX यू शुड put the if statement outside of the JSX or you could use a ternary expression instead। भाई देखो
अगर आपको इफ कंडीशन यूज करनी है वो आपको JSX से बाहर यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टर्नरी एक्सप्रेशन, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो आप JSX के अंदर लिख सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो भाई, देखो मैं एक दूसरा यहाँ पे H1 बनाता हूँ, दूसरा यहाँ पे मैं एक H1 बना रहा हूँ, और यहाँ पे अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ और इसमें कंडीशन पास करता हूँ। ये देखो मैंने ए का वेरिएबल बनाया था ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन है 10 से, या मैं इसको कर देता हूँ ए अगर ग्रेटर देन है 5 से, तो टर्नरी ऑपरेटर एक कौन सा यूज होता है, ये क्वेश्चन मार्क, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। मैं इसके अंदर कहता हूँ हेलो कुमार, सही है, क्या लिख दिया मैंने, हेलो कुमार, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, और कॉलन के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ बाय कुमार। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट प्रिंट होगा, जिसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो कुमार। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय कुमार। और यहाँ पे अभी देखो ए के अंदर मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, 10, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 5 से बड़ा होता है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, हेलो कुमार, ठीक है। देखना, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, ये देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, हेलो कुमार। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 50 कर दूं तो अब क्या हो गया, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा बाय कुमार। देखो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, बाय कुमार, सही है। तो मतलब इफ कंडीशन आपको JSX से बाहर यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी एक्सप्रेशन अपने JSX के अंदर लिख सकते हो कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कह रहा है यूज टर्नरी एक्सप्रेशंस इंस्टेड, मतलब आप इफ एल्स की जगह यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, टर्नरी यूज कर सकते हो अपने JSX के अंदर। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 6, व्हाट इज JSX। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।